च15 पूरी कहानी के बारे में जानना। विप रुंगमी। वह शख्स होश में आ चुका था और उठते ही मन उसने बस एक ही नाम अपने जबान पर लाया था और वह नाम था हुक्मरानी सा। डॉक्टर और नर्स काफी ज्यादा हैरान थे कि जो शख्स 24 घंटे के बाद होश में आने वाला था वह जल्दी होश में आ गया था। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर कुछ करते हैं कि अटका दरवाजा ओपन होता है और ढेर सारे काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड एंटर होते हैं और उसी के साथ एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 27 से 28 साल की थी वह भी एंटर होता है और उसने इस वक्त डार्क मेहरून कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके बाल सालीके से जल से सेट किए हुए थे। वह शख्स आगे आकर सर झुकाते हुए बड़े ही पोलाइट में बड़े अदब के साथ सर झुकाते हुए बैग के पास जाता है और आराम से कहता है, बॉस आप सही सलामत है। हमें आपकी काफ़ी टेंशन हो रही थी कि आप अचानक कहाँ चले गए थे उस रात को, और आपकी ना मिलने की खबर दाता हुकुम को काफ़ी परेशान कर रही थी। उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है। जब उनको आपके ऐसे कहीं गायब हो जाने की खबर मिली तो वह शख्स जो होश में आकर बैठा था वह अपने सामने खड़ी शख्स की बात सुनकर उसकी भावें आपस में सिकुड़ जाती है और आसपास का ऑरा काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगता है जो उसे रूम में मौजूद हर किसी में महसूस किया था जाती है और आसपास का ऑरा काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगता है जो उसे रूम में मौजूद हर किसी में महसूस किया था। उसे शख्स की पर्सनैलिटी देखकर एक पल के लिए डॉक्टर की भी सांस रुकती गई थी क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। हालांकि उसके माथे पर, हाथ में और पैर में चोटें आई थी। वह शख्स आराम से उसी बेड पर बैठ जाता है और जो शख्स बोल रहा था उसे शख्स की ओर देखते हुए बस कुछ गिनती के चंद अल्फाज ही उसके मुंह से निकलते हैं, डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ। उस शख्स की बात सुनकर डॉक्टर जो वहीं मौजूद थे वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उसी शख्स की ऐसी सख्त पर्सनैलिटी देखकर वह कुछ नहीं रहते या उनके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। वाकई उसे शख्स की पर्सनैलिटी एकदम किसी डेविल की तरह थी जिसके सामने कोई बोल नहीं सकता था। उसे शख्स ने जिसको बोला था वह अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर उसे रूम से बाहर निकल जाता है डिस्चार्ज पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। और वह शख्स जो इस वक्त बेड पर बैठा था वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके सामने एक काली गहरी आंखें नजर आती है जो काफी परेशान थी। उसे कुछ याद आ रहा था कि उस रात आखिर हुआ क्या था और उसे किसने बचाया था और कौन यहाँ लेकर आया था। उसे इंसान का चेहरा याद करके उस शख्स के लब से बस 2 अल्फाज में निकलते हैं, ऐस जाना। अचानक कि उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि किसी ने भी नहीं देखी थी उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट, इसलिए उसने जल्द ही उसे मुस्कुराहट को अपने एरोगेंट फेस के पीछे छुपा लिया था। उसका चेहरा एक्सप्रेशंस था, उसकी आंखों में कुछ भाव तो नजर आ रहे थे जिनको देखकर ये बताना नामुमकिन सा लग रहा था कि आखिर वह इंसान सोच क्या रहा है। डॉक्टर बड़ी हिम्मत करके आते हैं और उसे चेक करते हैं। चेक करने के बाद वह नर्स के साथ उसे रूम से निकल जाते हैं। वह बाहर निकलते ही है कि वह शख्स नजर आता है जो कि उन बॉडीगार्ड के साथ आया हुआ था। उसे शख्स को रोककर डॉक्टर काफी कुछ बताते हैं और काफी हिदायत देते हैं उसे शख्स के असिस्टेंट को। जी हाँ, वह शख्स कोई और नहीं था जो अंदर आया था बॉडीगार्ड के साथ, वह उस इंसान का पर्सनल असिस्टेंट था। वही अंदर वह शख्स बेड से टिककर बैठा हुआ था कि उसकी नज़र अपने राइट साइड वाली विंडो की तरफ जाती है। वह विंडो पर बड़ा सा ग्लास लगा हुआ था और उसके दूसरे साइड कर्टन यानी कि पर्दा लगा हुआ था और वह पर्दा हवा से हल्का हल्का उड़ रहा था। उसे शख्स की नज़रें काफ़ी गहरी हो गई। वह देखने की कोशिश कर रहा था कि अंदर कौन है। उसे एक झलक दिखाई देती है, कोई लड़की थी जो बेड पर सो रही थी, उसके माथे पर पट्टियां बंधी हुई थी। वह काफ़ी देखने की कोशिश करता है लेकिन इस चीज़ में वह असफल रहता है। न जाने क्यों उसे और देखकर उसे शख्स की दिल की धड़कनें बेतहाशा शोर कर रही थी। इस बात का एहसास पाकर उस शख्स को और भी क्यूरियोसिटी हो रही थी उसे दिशा में देखने की, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद भी वह शीशे के उधर नहीं देख पा रहा था, जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी सख्त होते जा रहे थे। असिस्टेंट उनकी बात सुनकर बस हाँ मैं कर ही लाता है और फिर वार्ड के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह असिस्टेंट देखा है तो उसकी बस की नज़र राइट साइड विंडो पर टिकी हुई थी। ना जाने क्या वह देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कहते हुए अपने बॉस के पास जाता है और जाकर बताता है कि बॉस कार रेडी है। अपने असिस्टेंट की आवाज़ सुनकर वह शख्स होश में आता है और उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हिलता है और फिर बेड से उठकर उसे वार्ड से बाहर निकल जाता है। अपने वार्ड से निकालकर वह अपने कदम बाहर की ओर बात पता कि उसके बगल वाले रूम का डोर देखकर ना जाने क्यों उसकी दिल की धड़कनें शोर करने लगी और वह कुछ 1-2 सेकंड के लिए रुकता है और फिर गहरी सांस लेकर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देता है। जैसे जैसे वह अपने कदम बाहर बढ़ा रहा था वैसे वैसे उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसका अपना कोई पीछे छूट रहा हो। वह अस्पताल से निकालकर अपने कदम अपनी कर की तरफ बढ़ा देता है। जल्दी वह कर के पास पहुंचकर उसमें बैठ जाता है और उसकी कर का काफिला अपना रास्ता तय करने लगता है।
मीरा की वार्ड में। मीरा काफी गहरी नींद में थी और एंजल वहां से जा चुकी थी। सिया एक जगह बैठी थी और उसके हाथ में एक नवल थी और उसे नवल का नाम था बेरी पिया। इस कहानी के जो सबसे जरूरी किरदार था वह था मीरा का। मीरा अपनी फैमिली से इसलिए अलग हो गई थी क्योंकि वह अपने दम पर पढ़ाई करना चाहती थी और उसकी एक और वजह थी, वह था हीरो यानी कि रेहान सिंह रायजादा। यह वही शख्स था जिसे मीरा ने बेपनाह मोहब्बत की थी और उसे मोहब्बत का सिला उसे सिर्फ और सिर्फ मौत ही मिला था। मीरा रेहान से अपनी एक फैमिली बिजनेस पार्टी में मिली थी जहां वह रेहान की दीवानी सी हो गई थी, लेकिन रेहान को मीरा में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। मीरा ने अपने सोर्स से यह पता लगवाया था कि रेहान को क्या क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, तो रेहान की पसंद थी एक मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत करना, उसके साथ सेटल होना। मीरा ने अपनी प्रिंस वाली जिंदगी छोड़कर एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही अकेले उसने सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ रेहान के लिए। लेकिन रेहान ने उसकी मोहब्बत को अपनाया जरूर भी था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। मीरा को ऐसा लगता था कि वह उसके एफर्ट और प्यार को देखकर रेहान ने उसका प्यार अपना लिया है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। मीरा के प्यार को अपनाने सबसे बड़ी वजह कुछ और ही थी और वह बचती दुश्मनी दो परिवारों के बीच। इस बात का इल्म मीरा को जरा भी नहीं था। फिर आए शादी वाले दिन। मीरा को लगा था कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी क्योंकि रेहान उसके पास होगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी है और रेहान ने शादी वाले दिन ही मीरा को सबके सामने बेइज्जत करके उसके सामने ही नताशा सहगल से शादी करी थी। इस सदमे और इस गम से उभर ना पाने के कारण मीरा काफ़ी ज़्यादा सदमे में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे और भी ज़्यादा सदमे में पहुंचने वाली नताशा सहगल थी जो उसे कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने के लिए हद तो तब हो गई। नताशा प्रेग्नेंट थी और वह सीढ़ियों से गिर गई थी और उसका इल्ज़ाम मीरा के ऊपर आया था और रेहान ने उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, जिसे मीरा ने बर्दाश्त तो कर लिया था, लेकिन उसके दिल पर गहरे जख्म पड़े थे और वह इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी और उसने साइड कर ली थी। एंजल मीरा की तरफ देख रही थी और मेर भी एजेल की तरफ देख रही थी। इस खामोशी को तोते हुए एजेल ने मीरा से सवाल करते हुए कहा, आपको अपनी ख्वाहिश याद आई? मेरा उसे असमंजस में देख रही थी कि कौन सी ख्वाहिश की बात कर रही है। मीरा की तो कोई ख्वाहिश नहीं थी। वह ये समझ नहीं पा रही थी कि एंजल मीरा की नहीं, सिया यानी कि उसकी सोल की असली जिंदगी के बारे में बात कर रही है। मीरा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही थी और उसकी कंफ्यूजन को कंफ्यूजन ही रहने देती है एंजल, क्योंकि उसे यह बताने का ज़रा भी ऑर्डर नहीं था, उसे बस उसे हिंट देना था। लेकिन हमारी मीरा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर बात किसके बारे में हो रही है, मीरा की सिया के बारे में। अभी मीरा एंजल से कुछ कहती है और एंजल कुछ जवाब दे पाती कि उतने में वार्ड का डोर ओपन होता है और सामने डॉक्टर और ऋषभ यानी कि मीरा के भाई खड़े थे और यहाँ पर रह गया सस्पेंस धरा का धराद। मीरा को जगा हुआ देखकर ऋषभ को चैन की सांस लेता है और फिर डॉक्टर भी चैन की सांस लेते हैं और डॉक्टर जाकर मीरा का चेक करते हैं। चेक करने के बाद मीरा को काफ़ी कुछ हिदायत देते हैं और वही उससे रूम के सोफे पर बड़ी आराम से बैठा ऋषभ उसे गुस्से से घूम रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। आखिर वह गुस्सा हो भी क्यों ना, यहाँ मीरा उसके भर से आई हुई थी और उसने मीरा का ख्याल ही नहीं रखा। अगर घर वालों को पता चल गया मीरा के एक्सीडेंट के बारे में तो वह क्या जवाब देगा घर वालों को कि वह ख्याल नहीं रख पाया, अपनी बहन का इस वजह से भेजा था घर वालों ग्रेटर देन उसको। मीरा के साथ इस लापरवाही के लिए ऋषभ को तो बहुत डांट पड़ने वाली थी, ये बात वह बहुत अच्छे से जानता था। मीरा अपने भाई की मनोदशा बहुत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन गलती उसकी भी नहीं थी और ना ही उसके भाई की थी। अचानक से वह ट्रक सामने आ जाता है जिससे टक्कर हो जाती है और मीरा का एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन मीरा यह नहीं जानती थी कि वह ट्रक अनजाने में उसके सामने आया है या फिर जानबूझकर आया था, या ना कहो कोई सोची समझी साजिश हो किसी की। ऋषभ को काफी परेशान देखकर मीरा ऋषभ को आवाज देती है, भाई हम ठीक हैं, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है हमको भाई, और क्यों टेंशन ले लो, घर पर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ऋषभ एक नज़र अपनी उसे मासूम बहन को देखा है जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गई थी कि आखिर ऋषभ किस वजह से टेंशन और गुस्से में है। उसे गुस्सा खुद पर भी आ रहा था कि आखिर वह अपनी बहन का ख्याल नहीं रख पाया, और वह टेंशन में भी इसलिए था कि अगर उसके पापा और दादाजी को पता चल गया तो उसकी खैर नहीं, और सबसे ज़्यादा वक्त तो उसके बड़े भाई लगाएंगे। आखिर उन्होंने ही तो मीरा का बॉडीगार्ड बनाकर उसे यहाँ भेजा था, लेकिन ये ऋषभ यहाँ आकर अपनी कंपनी में इतना बिजी हो गया कि उसने मीरा को लेकर वही एकदम फ्री हो गया। लेकिन कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही हुआ। ऋषभ को लगा मीरा सेफ है और ऋषभ ने अपनी थोड़ी सी नज़रें हटा ली और बेचारी मीरा का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन खैर सहूलियत की बात यह थी कि मीरा खतरे से बाहर थी, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। हाँ, लेकिन उसके माथे पर 5 से 6 स्टिचेस आए थे जिसके दाग हमेशा रहने वाले थे।
ऋषभ आकर मीरा के पास खड़ा हो जाता है और उसके सर को बड़े ही प्यार भरे स्पर्श के साथ सहलाता है और मीरा उसका प्यार भरा स्पर्श पाकर काफी खुश हो जाती है और ऋषभ के गले लग जाती है। ऋषभ मीरा को गले लगे हुए देखकर अपनी सख्त मगर थोड़ी नर्म आवाज में कहता है, बच्चा आगे से अपना ख्याल रखना और ऐसी गलती दोबारा मत करना प्लीज। अभी मीरा कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही तभी वार्ड का डोर ओपन होता है और एक साथ 3-4 लोग अंदर आते हैं और सामने का नजारा देखकर ऋषभ और मीरा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। 16 रिया ने किया हॉस्पिटल में तमाशा। मीरा ऋषभ की गलेलगी हुई थी। ऋषभ ने भी पार से मीरा को गले लगाया हुआ था क्योंकि ऋषभ भी अपने घर में सबसे छोटा था और उसके बाद मीरा आई थी तो मीरा और ऋषभ की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी थी। हालांकि मीरा की बॉन्डिंग सभी भाइयों से अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना, जो उम्र में ज्यादा बड़े नहीं होते उनके साथ हमारी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है। सही था, मीरा के साथ मेरा ऋषभ से बस 3-4 साल ही छोटी थी, लेकिन दोनों में बॉन्डिंग बेहद कमाल की थी। अभी वह दोनों गले लगे हुए थे कि वर्ड का डोर ओपन होता है और सामने एक साथ कई लोग खड़े थे। वह लोग कोई और नहीं थे, फायरस गरू और डी लायंस ग्रुप के मेंबर थे और अनविका थीम के साथ और रिया शर्मा भी थी। लेकिन अनविका उन सब में सबसे आगे थी। सबकी नज़रें मीरा और ऋषभ पर टिक गई थी क्योंकि दोनों इस तरह से गले लगे हुए थे कि सामने खड़े लोगों ने उन लोगों के बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया था। असल में बात क्या थी? बात ये हुई कि पत सिंघानिया हॉस्पिटल में था और उसको फ़ोन आता है उसके दोस्तों का। वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह अस्पताल में है तो उसके दोस्तों को लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वह लोग पार्थ की एक भी बात नहीं सुनते हैं और तुरंत सब लोग अस्पताल के लिए चले आते हैं। इत्तेफाक कहीं कि आप ऊपर वाले की साजिश। इसी अस्पताल में नताशा सहगल रेहान सिंह रायजादा के साथ आई थी। असल में रेहान सिंह रायजादा के दादाजी की तबीयत खराब थी और वह उनसे मिलने यहाँ आया था। उसके साथ नताशा भी आई थी, लेकिन जब वह लोग निकल रहे थे तो नताशा की नज़र पार्थ सिंघानिया के दोस्तों पर पड़े जो काफ़ी जल्दबाजी में एक रूम की तरफ बढ़ रहे थे। असल में नताशा सहगल पत सिंघानिया की कजन सिस्टर थी, पार्थ सिंघानिया की बुआ जी की लड़की थी। इसलिए जब नताशा ने पार्थ सिंघानिया के दोस्तों को इतना हड़बड़ी में जाते हुए देखा तो वह पूछे बिना रह नहीं पाए। उसके दोस्तों ने जल्दबाजी में बस यही बताया कि पार्थ का एक्सीडेंट हो गया है और वह इसी अस्पताल के एक वार्ड में शिफ्ट है। इसे कहते हैं बेवकूफ़ दोस्त। नताशा ने जो पार्थ की एक्सीडेंट की खबर सुनी तो वह काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए और वह उसे अपना भाई मानती थी। एक अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों में और वह उसके दोस्तों के साथ चली गई। रेहान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था तो वह भी उन सबके पीछे चला गया। इसे कहते हैं महापागल। और एक चीज़ और, प्रिया मेहरा भी पार्टी सिंघानिया की कजन सिस्टर है और वह पार्थ सिंघानिया की मां की बेटी है। उसे एक्सीडेंट की खबर पत के दोस्तों से मिली थी, इसलिए वह भी अपने भाई से मिलने अस्पताल आ पहुंची। अब बात रही अनामिका की। अनिका को कैसे पता चला? अनविका के घर का रास्ता इस रूट से जाता है। जी रूट पर हमारी मीरा का एक्सीडेंट हुआ था और वहां काफ़ी भीड़ जमा थी। जब अनविका ने वहां कर खड़ी देखी जो कि एक ट्रक से टकराई थी और वह ट्रक से टकराकर एक पेड़ से टकरा गई थी और उसे कर की काफ़ी बुरी हालत थी। अनविका ने जब उसे कर को देखा तो उसे पहचानते हुए ज़रा भी देर नहीं लगी कि यह कर हमारी मीरा की थी, इसलिए वह आसपास की दुकान में पता करके जल्दी से वह अस्पताल के लिए निकल जाती है मीरा से मिलने के लिए। जब वह अस्पताल आए तो उसके पीछे ही थे फायरस ग्रुप के मेंबर थे और थे लायंस ग्रुप के मेंबर भी थे क्योंकि वह भी किसी न किसी काम से यहाँ आए हुए थे। जब उन्होंने पत सिंघानिया की एक्सीडेंट की खबर सुनी तो उन्होंने भी एक क्लासमेट और अराइवल होने के नाते आकर मिलना बेहतर समझा। क्या ये हो गई कहानी? उन सब की अब आते हैं असली कहानी पर, मतलब कि हमारी मीरा और ऋषभ पर। मीरा और ऋषभ हैरानी से अपने सामने खड़े उन तकरीबन 10-12 लोगों को देख रहे थे जो गेट पर खड़े थे और उन्हीं के पीछे पार्थ सिंघानिया भी था। असल में पार्थ अपने दोस्तों से बात करके वही कॉरिडोर में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नज़र अपने दोस्तों और नताशा और रेहान पर बिल्कुल भी नहीं थी। वह उनकी तरफ पीठ करके बैठा था और किसी ने भी उन पर ध्यान ही नहीं दिया कि पत बाहर बैठा है, और इसलिए वह लोग जल्दी से रूम पता करके अंदर पहुंच गए। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर किसी की आंखों में तो गुस्सा था और किसी की आंखों में नफरत थी तो किसी की आंखों में सवाल था। चलो ये भी क्लियर कर देते हैं किसकी आंखों में गुस्सा था, किसकी आंखों में नफरत थी, किसकी आंखों में सवाल था। सवाल तो था भैया हमारे पत सिंघानिया की आंखों में और अनविका की आंखों, और गुस्सा था रेहान की आंखों में। न जाने क्यों उसकी आंखों में गुस्से वाले बहुत है और एक चुभन से भी थी जो वह जाहिर नहीं होने दे रहा था अपने चेहरे से, लेकिन कहते हैं न आखिर सब कुछ बोल देती और ऐसा ही हुआ। उसकी आंखें बयां कर रही थी। अनामिका आगे आए और मीरा से सबसे पहले जाकर गले लग गई क्योंकि मीरा को चोट आई थी और उसके सर पर पट्टी भी बंधी हुई थी, उसके हाथ में भी पट्टी थी, उसके पैर में भी पट्टी बंधी हुई थी।
इसलिए सबका ध्यान मीरा पर गया। अब सभी को पता चल गया था कि एक्सीडेंट पत सिंघानिया का नहीं, मीरा कब हुआ था। लेकिन यहाँ आकर सबके मुंह खुला के खुले थे, क्योंकि सामने का नज़ारा देखकर सभी हैरान थे। ऋषभ राजावत, जो कि राजस्थान के कुंवर शाह के साथ वहाँ के टॉप 3 में आने वाली उनकी कंपनी के सीईओ थे। ऋषभ राजावत को कौन नहीं जानता था, लेकिन वह लोग ऋषभ राजावत को मीरा के साथ देखकर काफी हैरान सभी उठी। लेकिन रिया को बोलना जरूरी था, इसलिए उसने बोला, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, कहीं से लग रहा है एक्सीडेंट हुआ या फिर ऋषभ राजावत को बुलाने का नया तरीका था। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर दिया ने ऐसा क्यों कहा। हाँ, वह सभी ने देखा था कि ऋषभ और मीरा एक दूसरे के गले लगे हुए थे। रिया की बात सुनकर मीरा ने कहा कि क्यों, तुमको जलन हो रही है ऋषभ राजावत को मेरे साथ देखकर। मीरा की बात सुनकर सभी के चेहरे पर बड़े गंदे वाले एक्सप्रेशन आए थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि रिया ने जो उनको बताया था वह सच था। उसे दिन जो कॉलेज के गार्डन में हुआ था वह सच था। रिया भी डिम्पल स्माइल करते हुए मीरा को देखते हैं और फिर अपनी आगे की बात कहती है। हाँ, तो तुम मानती हो कि तुम ऋषभ राजावत की रातें रंगीन करती हो। वही ऋषभ के चेहरे के एक्सप्रेशन पर बिगड़ गए। उसकी आंखें हद ज्यादा ठंडी हो गई और उसके आसपास से निकल रही वाइब बेहद खतरनाक हो गई, जिसे उसे रूम में खड़े सभी लोगों ने महसूस की थी। अभी रिया कुछ और कह पाती कि उसके कानों में बेहद ठंडी आवाज सुनाई ले। क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। इस आवाज को सुनकर रिया एक पल के लिए एक कप सी गई, लेकिन उसने अपनी नजरें उठाकर ऋषभ को देखा, जो उसे खूंखार नजरों से घेर रहा था। ऋषभ आगे कुछ और कहता कि मीरा ऋषभ का हाथ पकड़कर नाम में सर हिलाती है और ऋषभ गहरी सांस लेकर बस शांत सा रह जाता है। इस टाइम वह बेहद गुस्से में था कि आखिर एक लड़की उसकी बहन पर इतना बेहुदा इल्जाम लगा रही है और उसकी बहन उसे कुछ न करने के लिए कह रही। मीरा का ऋषभ का हाथ पकड़ना और ऋषभ को इशारे में मना करना, ये बहू भी सबने देखा था और जिसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा आया था। ये सब देखकर वह कोई और नहीं रेहान था। न जाने क्यों मीरा का ऋषभ का हाथ पकड़ना और उसे इशारे में मना करना रेहान को अच्छा बिल्कुल नहीं लगा था। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? अगर मैं किसी की रातें रंगीन कर भी रही हूं तो तुमसे क्या मतलब है? तुम अपने काम से कम रखो ना। यह जवाब सुनकर एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग शांत हो जाते हैं। सभी को पता था मीरा सच ही कह रही है। वह कुछ भी करे वह उसकी लाइफ है, वह किसी की भी रातें रंगीन करे, कुछ भी करे उसकी लाइफ थी, उसकी मर्जी थी। यह रिया क्यों बीच में अंदर फिर करिए, लेकिन कुछ लोगों को बहुत चूल मचती है, वही चूल रिया में थी। आखिर वह कैसे किसी की नजरों में मीरा को ना गिरती। मेरा ऐसा जवाब देगी, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि रेहान को भी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें हद से ज्यादा ठंडी हो गई थी और वह काफी गुस्से में नजर आ रहा था। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बींच ली थी और वह एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता था। इसलिए उसने नताशा का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर चला गया और उसके पीछे थे फायरस ग्रुप एक द लायंस ग्रुप के मेंबर, दोनों चले गए थे। अब वहाँ बच्चे थे तो सिर्फ रिया मेहरा और पार्थ सिंघानिया और अनविका। ऋषभ भी गुस्से में बाहर चला गया था, क्योंकि वह यहाँ रहता तो रिया का चेहरा देखकर वह काफी गुस्सा हो जाता। रिया भी काफी गुस्से में थी, वह भी पर पटकते हुए यहाँ से चली जाती है। रिया के जाने के बाद पत सिंघानिया एक नज़र मीरा को देखकर वह भी वहां से चला जाता है। खैर, पत सिंघानिया को भी मीरा का जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अब उसे क्यों पसंद नहीं आया था यह नहीं पता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था मीरा का इस तरह से जवाब देना। उसे तो रिया के सवाल भी पसंद नहीं है, पर काफी गुस्सा था। खेल यहाँ पर किसी ने भी मीरा का हाल चाल नहीं पूछा, नहीं मीरा की चोट को देखा। सबको लगा कि मीरा ने ड्रामा किया है ऋषभ राजावत को अपने करीब लाने के लिए। लोग भी कितने बेवकूफ़ होते हैं, ना कुछ देखते देखते हैं नहीं और सीधा शब्दों का बाल चला देते हैं। और ऐसा ही हुआ मीरा के साथ। मीरा की हालत किसी ने नहीं देखी कि मीरा को कितनी चोट आई है और कितनी वह नौटंकी कर रही है। खैर, उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा के पास थी। उसने मीरा का हाल चाल पूछ और मीरा ने उससे ज्यादा कुछ ना छापते हुए अब उसे अपनी सच्चाई बता दी कि वह एक राजावत फैमिली की प्रिंस है, ना कि ऋषभ राजावत की मिस्ट्रेस। कितना गंदा लगता है ना कि लोग आपको आपके भाई की मिस्ट्रेस बता देते हैं जब उनको कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी बोल देते हैं। खैर, अनविका मीरा के पास रुकती है और वह दोनों आपस में बात करने लगती है। थोड़ी देर में ऋषभ दोबारा से उसे रूम में आता है और उसके हाथ में इस वक्त 2 प्लेट थी और वह दोनों प्लेट में खाना था और वह आगे जाकर एक मीरा को देता और फिर एक अनविका को देता है। दोनों ही बैठकर नाश्ता करती हैं। दूसरी तरफ एक कर का काफिला अपनी गति के साथ आगे बढ़ रहा था और उसे करस के बीच एक बेहद लग्जरियस कर थी, जिसमें एक शख्स जिसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और जिसके हाथ में पट्टी बंधी हुई और उसे शख्स के एक्सप्रेशन बिल्कुल सर दर्द है। इस शख्स की उंगलियां लैपटॉप पर काफी तेजी से चल रही थी।
और उसे शख्स की कर का काफिला एक खंडहर जैसी एक टूटी फूटी हवेली के आगे रुकता है और कर के रुकते ही बॉडीगार्ड्स आते हैं और उसे शख्स की कर के पास बेहद अदब से खड़े हो जाते हैं और इस कर से उसे शख्स का पर्सनल असिस्टेंट निकलता है और कर का दरवाजा खोल देता है। और वह शख्स जिसके हाथ और पैर में पत्तियां बनी थी वह बाहर आता है और अपने सामने उसे खंडहर जैसी हवेली को देखते हुए अपने कदम उसके अंदर बढ़ा देता है। ये हवेली शहर के बाहर थी। यहाँ काफी घना जंगल था और घने जंगल के बीच में रास्ता गया था जो कच्चा था। कच्चे रास्ते से गुजरते हुए वह शख्स हवेली के पास पहुंचता है और वह अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देता है। हवेली के अंदर पहुंचते ही काफी ज्यादा अंधेरा था और अंधेरे से होते हुए वह शख्स एक कॉरिडोर से गुजरते हुए बड़े से हाल में आता है। हाल में आकर उसने नर्सरी नजर पूरे हॉल में घुमाई तो चारों तरफ की मसाले जल गई थी और मसाले की रोशनी में हाल के बीचों बीच बैठे कम से कम 4 लोग रस्सी से बंधे हुए थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी हालत बेहद जख्मी थी। उनके कपड़े आधे फटे हुए थे और उनकी चोट के निशाने से खून बह रहा था। वह लोग काफी ज्यादा जख्मी हालतमंद बैठे हुए थे और आधी बेहोशी की हालत में थे। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि उन चारों की चीज उससे खंडहर हवेली में गूंज उठती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आगे सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।